ऋषा आईएएस की ओर से आप सबका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी के क्रम में इकोनॉमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें भी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसी है, क्या है, इसके बारे में क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं। आप हमारा ऋषा आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए और उस पर डिटेल स्टडी मटेरियल जो है आप इंजॉय करिए। हमारा टेस्ट सीरीज से उठाया हुआ एक क्वेश्चन है और ये टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से बनाया गया है वो जो है आपको मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी पूरी करा देती है। तो मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट, यूपीएससी के प्री में पूछेगा कि सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए किया जाता है सरकार के द्वारा। फिस्कल डेफिसिट आपको मालूम है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आमदनी और खर्चा, टोटल इनकम और कितना एक्सपेंडिचर है, दोनों का जो गैप है प्लस या माइनस में होगा वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। हिंदी में जिसको राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा कहते हैं। तो सरकार की आमदनी 100 रुपये रहती है और खर्चा हमेशा 100 रुपये से ज़्यादा ही रहता है। पिछले कई सालों से आप देखिए तो माइनस में ही रहता है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात, इस पे बड़ा बहस है। अगर ये लिमिटेड है, 3-4% है जीडीपी का, तो ये बुरा नहीं माना जाता, ये अच्छा ही माना जाता है। लेकिन ज़्यादा है तब ये चिंताजनक है। तो सीधे सीधे प्रश्न पे आते हैं कि क्या उपाय सरकार करती है वित्तीय घाटा को कम करने के लिए। तो आपके सामने 8 टर्म हमने लिख दिया है, आप इसको रट लीजिए और इस पे 2-2, 4-4 लाइन आप एलाबोरेट कर देंगे तो आपका आंसर 150 शब्द का जो है तैयार हो जाएगा 10 नंबर के सवाल का। 150 शब्द लिखने का मतलब हुआ कि एक एक पे 20-20 शब्द लिख दीजिए तो 160 वर्ड हो गया। अब 20 शब्द का मतलब हुआ कि 2 लाइन। अब आप समझ लीजिए, यानी सब पे 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि टर्म हमने बहुत ज़्यादा यूज किया है, इसलिए ताकि आपका आंसर की क्वालिटी कंप्रिहेंसिव और वाइड हो जाए। अगर आप 4 लिखेंगे और उसी पे चारों पे 2 लाइन की जगह 4 लाइन लिखेंगे तो आंसर तो हो गया, लेकिन वो आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्रिहेंसिव नहीं हुआ, वाइड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें आपने बहुत सारे फैक्टर्स को छोड़ दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर लिखना है, कौन से कारक है वो ज़्यादा जरूरी है, रेदर देन कम फैक्टर लिख करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लिख देना। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग अपने ज्ञान को जो है, जो अर्जित किए रहते हैं पढ़ करके, तो अगर क्वेश्चन का दाएं बाएं कुछ आ गया तो हम लोग सारा कुछ वहीं उड़ेल देना चाहते हैं। तो आप उस चीज़ से बचिए और जो चीज़ टू दी पॉइंट है सिर्फ उतने पे फोकस करिए। अब क्वेश्चन है कि वित्तीय घाटा कम करने के लिए सरकार क्या उपाय करती है। अब आप वित्तीय घाटा से क्या नुकसान है, वित्तीय घाटा कैसे होता है, वित्तीय घाटा क्या है, ये सब नहीं लिखना है। आपको सब मालूम है, लेकिन ये लिखना नहीं है, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा है। वो तो पूछ रहा है कि भाई क्या उपाय सरकार करती है, तो उपाय पे सीधे सीधे आ जाना है। तो आप अपनी लालच जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, आपको लगता है अरे मुझे तो सब पता है, और मार सारी चीज़ें आप फिस्कल डेफिसिट कैसे पैदा होता है वो भी लिख देते हैं, और फिस्कल डेफिसिट क्या है ये भी लिख देते हैं, और फिस्कल डेफिसिट के क्या नुकसान है ये भी लिख देते हैं। फिर आप आते हैं कि हाँ आप सरकार को बताएंगे कि क्या क्या उपाय करती है। तो आपने जितना पीछे लिखा, समय की बर्बादी पहली बात, स्कोर 0 दूसरी बात, और तीसरी बात कि जब एग्जामिनर आपका कॉपी जांचता है तो जहां 150 शब्द हो जाता है उसके बाद आगे पढ़ता ही नहीं है। ये भी एक बड़ा लफड़ा है। और आपने इसको लिख दिया लास्ट में, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 150 शब्द हो गया तो आगे पढ़ेगा ही नहीं, काट देगा। तो 0 नंबर पकड़ा देगा कि हम तो पूछे हैं कि क्या उपाय करती है ये, उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें लिख डाला आपने। तो चलिए, तो पहला उपाय है कि सब्सिडी कंट्रोल।
सब्सिडी जो सरकार देती है हर चीज़ पे, किसानों को सब्सिडी, इंडस्ट्रीज में सब्सिडी, जो छूट जिसे कहते हैं, घर बनाने में सब्सिडी, गरीबों को, अमीरों को अलग तरीके की सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। तो मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि सरकार जो है सब्सिडी सिर्फ जो है गरीबों को देती है, धनिकों को भी सब्सिडी देती है। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देना ये भी सब्सिडी है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर देना भी सब्सिडी है। तो होता क्या है कि समाज में सिर्फ जो है छोटे लोगों का जो सब्सिडी खाद वाद पे किसानों को दे दिया जाता है और घर बनाने के लिए गरीबों को, तो वो सब्सिडी पूरी दुनिया को दिखती है। और विजय माल्या और बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो सब्सिडी माफीनामा होता है वो उस पर कोई ध्यान देता नहीं है, क्योंकि वो संख्या में कम होता है, अमाउंट में ज़्यादा होता है। तो सब्सिडी कंट्रोल करने से क्या फायदा होगा कि सरकार का जो व्यय है वो घटेगा। तो ये सारा बेसिक सिद्धांत ये कहता है भाई वित्तीय घाटा को कैसे कम करेंगे। तो बेसिक थ्योरी क्या कहती है कि भाई वित्तीय घाटा कम करना है तो या तो आमदनी बढ़ा लो या खर्चा घटा लो, यही हो सकता है ना। इसके अलावा कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है। तो सरकार सब्सिडी कंट्रोल करती है जिससे उसका खर्चा घटता है। तो सब्सिडी जितने सेक्टर में दी जाती है उस पर लगाम लगाना, बंद नहीं करना है कि बंद करना भी घातक हो जाएगा, उस पर मिनिमाइज करना, उसको रिड्यूस करना, एक उपाय ये है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा। कैपेक्स का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम पहले पढ़ा चुके हैं कि पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय मतलब कि एक मुश्त पैसा जो है किसी चीज में लगाना, उसको कंप्लीट होने के लिए। अगर आपने दुकान खोली है तो दुकान खोलने के लिए जितना पैसा आपने लगाना था, उसका किराया, उसका फर्नीचर, उसका डेकोरेशन, उसका मटेरियल, उसका प्रोडक्ट, जैसे दुकान खोलने के दिन तक का जितना खर्चा है वो उसको बोलते हैं पूंजीगत खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो समाज के व्यापक हित के काम आती है, जैसे ब्रिज बनाना, रोड बनाना, सड़क बनाना, बिजली बनाना के लिए ये सब काम करना, उद्योग धंधे लगाना। तो उस पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूंजीगत व्यय को बढ़ा देना। तो पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो कैसे जो है वो होगा फिस्कल डेफिसिट। इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इससे जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, और उस काम के वजह से और भी तृतीयक और सेकेंडरी सेक्टर वहाँ खुल जाएंगे। तो वहाँ क्या होगा, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे सपोज अगर सरकार ने कहा कि यहाँ पे एक फैक्ट्री लगानी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये जो फैक्ट्री लगेगा तो इस पर सरकार जो खर्चा करेगी उसके वजह से इसमें काम करने वाले लोगों की आय बढ़ेगी, पहला। दूसरा, यहाँ आसपास होटल, रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। दूसरा, तो इससे टैक्सेशन आना शुरू हो जाएगा। तो सरकार को इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से इनकम होने लगेगी ना, और लोगों के पास पैसा ही पहुंचने लगेगा, उनसे टैक्स लेगी सरकार। कम चालू थोड़ा ना है। तो ये होता है तरीका। आपको डायरेक्ट लगेगा अरे भाई एक तो वित्तीय घाटा है और ऊपर से कह रहे हैं कि भैया कैपिटल पूंजी और लगाओ। अगर आप गांव की बात करेंगे तो गांव का बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर गांव वालों ने मिलके या किसी व्यक्ति ने मिलके डेयरी फार्मिंग खोला या मत्स्य पालन शुरू, कोई भी काम, तो भाई अगर डेयरी फार्मिंग खोला तो उस पर पैसा लगा, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से उसको रिटर्न भी तो मिलेगा। जब रिटर्न मिलेगा तो सरकार को इनकम टैक्स भी देगा, जीएसटी भी देगा ना, है कि नहीं। फिर वो जो प्रोडक्ट तैयार होगा, दूध दही, वो किसी और चीज के प्रोडक्शन में काम आएगा, तो वहां से भी टैक्स जनरेट होगा। तो टोटल इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि घूम फिर के जो है आपको यहीं से यहीं पहुंच गए। आप यहाँ से चले और फिर इतनी एक्टिविटीज करके यहाँ पहुंचे और रास्ते में जितने लोग मिले उनसे टैक्स वसूलते रहे। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कम करेगा।
ये वैसे ही है जैसे लोन ले करके कोई उद्योग धंधे या डेयरी फार्मिंग या कृषि कुछ भी करना, तो आपने लोन लिया, लोन का इंटरेस्ट है मान लीजिए 6%, आप कमा रहे हैं 15% उस पर रिटर्न, तो आपको बाकी 9% का तो फायदा हुआ ना, तो आपको भी फायदा हुआ। जब आपको फायदा हुआ तो आप सरकार को टैक्स देंगे, जीएसटी देंगे। तो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे सरकार हो, दोनों के केस में ये सिमिलर है। समझ में आ गया गुप्ता जी? तो ये चीज जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार बढ़ा देती है, उससे भी आमदनी होती है और उसे वित्तीय घाटा कम होगा। तीसरा कह रहा है कंट्रोल टैक्स इवेजन। ये टैक्स की इवेजन, अपवंचना हिंदी में चोरी जिसका देसी भाषा में नाम है, ये जो टैक्स की चोरी करते हैं लोग, उसको कंट्रोल करना। आमदनी है 50 लाख और दिखाएंगे 2 लाख कैपिटल गेन होगा जमीन बेचने पे 10 लाख, कहेंगे साहब हमें तो कुछ बेचा ही नहीं था। अब सरकार कितने लोगों के पीछे पड़ी रहेगी? एक आंकड़ा मुझे ध्यान आ रहा है कि सरकार ने बोला कि कैपिटल गेन टैक्स जो है सिर्फ 5 लाख लोगों ने देश में भरा, किसी साल का डाटा मैं पढ़ रहा था। अब बताइए जहां 150 करोड़ आबादी पहुंच रही है, उसमें क्या 5 ही लाख होंगे जिनको कैपिटल गेन होगा? हद हो गई। अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस का डाटा मंगा लें तो वो करोड़ों में होगा। तो टैक्स की चोरी होती है और टैक्स की चोरी होने से सरकार की आय कम होती है। आमदनी जब कम होती है तो घाटा होता है। तो वो कह रहा है कि कंट्रोल जो है करिए टैक्स इवेजन की, कर की जो चोरी है उसको रोकने का प्रयास करिए, और इसके लिए तमाम स्कीम्स हैं। अब हम यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं ले जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी आपके लिए रिफ्रेश कर दें कि टैक्स की चोरी को रोकने के लिए सरकार तमाम स्कीम्स ले आती है। जैसे वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनकम स्कीम, भैया 40% दे दो और अपने कैश को जो है व्हाइट बना लो। हरदम नहीं चलता, लेकिन कभी कभी सरकार ले आती है। दूसरा क्या करती है सरकार? जो डिमोनेटाइजेशन किया था, रुपये की जो वैल्यू जीरो कर देती है कि ये प्रचलन में नहीं रहा, अब आपके पास पड़ा है, सब बेकार हो गया, एक साहब ने दिया नहीं था। तो ये सब स्कीम ले आती है और उसके थ्रू जो है टैक्स की चोरी को रोकती है। तीसरा, दुकान वाला है तो उसका जो है इन्वेंट्री चेक्स करती है, कितना माल रखा है, कितना बेचा है, कितना क्या किया। कभी कभी आपने देखा होगा सुनारों के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ती रहती है। तो ये सब तरीके हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो टैक्स की चोरी का नियंत्रण करना, अब कैसे नियंत्रण होगा वो मैंने 3 चीजें बताया, वीडीआईएस, वॉलंटरीली डिस्क्लोजर इनकम स्कीम, डिमोनेटाइजेशन और इन्वेंट्री कंट्रोल, बुक कीपिंग, ओवर कटिंग, ओवर राइटिंग इन बुक्स, बिल जो दुकानदार देता है उसको पकड़ना, कितना कैश में लिया है। अगर कैश में ज़्यादा लिया है, 20,000 से ज़्यादा है या 50,000 लिमिट है शायद, तो उस आदमी का पैन कार्ड जरूर लेने का ये रूल है। और 50,000 से ज़्यादा का सोना चांदी खरीदा है, होटल में रहा है, तो उसका बिल कैश में नहीं लेने का। ये सब रूल है लेकिन फॉलो नहीं होता। लेकिन सरकार के ऑफिशियल्स इनकम टैक्स वगैरह जो है, जीएसटी वगैरह जो हैं, वो जाके कभी कभी छापा उपा मारते रहते हैं। तो ऐसे जो है टैक्स की चोरी रोकती है सरकार। तो टैक्स की चोरी रोकने का मतलब सरकार को वो टैक्स मिलने लगेगा, सरकार की आय बढ़ जाएगी। कितना आसान है अर्थशास्त्र पढ़ना और समझना। और वैसा आपको समझ में नहीं आएगा अगर हम ना एलाबोरेट करें तो गुप्ता जी और वर्मा जी सब जो है आप भूल जाते हैं कि अरे इसका मतलब क्या है। तो बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सिडी कंट्रोल से कैसे होता है, क्यों कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैसे होता है फिजिकल डेफिसिट कम, और कंट्रोल टैक्स इवेजन यानी टैक्स की जो चोरी होती है उसको नियंत्रित करने से कैसे फिजिकल डेफिसिट कम होता है। अब चौथे पॉइंट पाइए, अवॉइड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, अगर जो है फालतू खर्चे, अनप्लान्ड मतलब जिसकी प्लानिंग नहीं की गई है,
अब आपने घर का हिसाब किताब लगाया कि इस साल जो है ये काम होना है, और आपने बीच में क्या किया कि अनप्लान्ड खर्चा, जैसे किसी की बीमारी हो गई, दुख की बात कर ले, किसी की मौत हो गई, बेचारे की अर्निंग मेंबर था, तो उस टाइप का कोई अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर से सामना न करना पड़ गया, तो आपको मालूम तो है नहीं कि कौन बीमार पड़ जाएगा अकस्मात, तो वो खर्चा जो अनप्लान्ड है, लेकिन चूंकि वो जरूरी है इसलिए उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर को अवॉइड करने की जो बात कर रही है कर रहा है, तो वो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है जैसे लोन लेना, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उच्च ब्याज दर पे पैसा ले लेना, ब्याज का भुगतान करना, है ना। तो वो सब खर्चे को आप अवॉइड करिए, है ना। उच्च ब्याज दर पे पैसा लोग ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, पैसे ज़्यादा ब्याज हो जाता है, तो वो चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से मार पिटाई, सरकार के संदर्भ में देखें तो डिफेंस बोलते हैं आप, रक्षा, और आप व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो क्या है, मार पिटाई। अनावश्यक रूप से किसी से उलझ गए, कोर्ट मुकदमा शुरू हो गया, तो आदमी को सोचना चाहिए ना कि कोर्ट मुकदमा करने से हमारा खर्चा ही बढ़ेगा, और वो आपने कभी प्लान किया नहीं था कि आज इस वित्तीय वर्ष में हमारा झगड़ा होगा पड़ोसी से। तो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर के बारे में बताया कि लोन का उच्च ब्याज, रक्षा, सरकार के संदर्भ में रक्षा व्यय, ये सब चीज़ें जो है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होती है, इसको सरकार को अवॉइड करना चाहिए। किसी देश से उलझने के बजाय, अब रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, लंबा खींच रहा है, तो भैया उससे नुकसान तो दोनों को ही हो रहा है, तो उनको चाहिए कि उस खर्चे को अवॉइड करें। लेकिन यहाँ तो मूछ की लड़ाई है भाई, हम बढ़ा कि तुम बढ़ा। उसके बाद कह रहा बोरोइंग, उधार। तो उधार जो है बड़े संतुलित ढंग से लेना चाहिए, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की कि किसी से बोरो करने की जरूरत न पड़े। तो बोरोइंग को रिड्यूस करना ये भी एक उपाय है, उधार न ले, जितने संसाधन है उतने से काम चलाए। छठा कह रहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि वित्तीय घाटा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसका मतलब यह है कि ये काम जो है सरकार जो है किसके थ्रू करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। कैसे करती है कि जब वित्तीय घाटा होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग तो एक तरीका है, तो इसमें सरकार क्या करती है कि नए नोट छापना शुरू कर देती है, नए नोट एक्स्ट्रा, नए नोट छापने लगती है। तो आपके पास 100 रुपया का घाटा है, तो लो भैया 100 रुपया का नोट छाप के सरकार ने दे दिया। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा यूज करने से जो है मुद्रा का मूल्य घट जाएगा और मुद्रा स्फीति की स्थिति पैदा होने लगेगी। समझ गए? तो ये भी एक उपाय है, लेकिन इसको बड़ा कंट्रोल्ड तरीके से सरकार यूज करती है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब हमने बताया आपको कि पैसा की छपाई करके जो पूर्ति की जाती है आरबीआई के थ्रू, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। दूसरा 7वां कह रहा है डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन। जैसे गांव में अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है, पैसे की घाटा है, तो 2-4 बीघा बेच दीजिए, है कि नहीं? गांव में लोग करते हैं, सरकार भी यही करती है। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी कंपनी है उसका हिस्सा बेच देती है, ले जाओ भाई 20%, 40%, 50%। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि जो सरकारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके हिस्से को बेच देना, विनिवेश कर देना, इन्वेस्टमेंट को हटा देना, उल्टा जो सरकार का पेनिट्रेशन इन्वेस्टमेंट में है उसको हटा देना। और दूसरा है उसके साथ एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन मतलब पड़ती पड़ी है, कोई जमीन आइडल पड़ी है, उसका सरकार यूज नहीं कर पा रही, जैसे आपके पास कोई तालाब है फालतू पड़ा है, मछली उत्पादन नहीं हो रहा है, ये बेच दो यार, इसे आइडल पड़ा है,
तो उससे कुछ पैसा आएगा तो फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ये आपको बताया। एसेट मोनेटाइजेशन कैसे करती है कि आइडल संपत्तियों को मोनेटाइज कर देती है, बेच के मौद्रिक पैसा ले लेती है। और 8वां है ब्रॉडन टैक्स बेस, मतलब कि अभी देश में जितने लोग टैक्स दे रहे हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है। 10 से 12 लाख करोड़ आमदनी होती है, उसमें भी 80-90% सरकारी कर्मचारियों से होती है। तो अभी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से उतनी टैक्स चुकाने की जो है वो नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि विभिन्न तरीके अपना करके सबको समझा बुझा करके साम दाम अर्थ दंड से जो है करके अपना टैक्स कलेक्शन माने आमदनी को बढ़ाए। सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ में ठेका दिया था एल&टी को कि आप ये पता करिए कि कितने लोग सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करते हैं जिसमें नए कार नए घर खरीदना, विदेश भ्रमण करना। तो भैया विदेश से घूम के आ गए और इनकम कितना दिखाए हो, 3 लाख रुपया। ऐसे बहुत लोग हैं देश में। और गाड़ी कितने की रखे हो साहब, इनोवा है 25 लाख की। साल में विदेश भ्रमण किए, कितना खर्चा हुआ, 7-8 लाख रुपये। ऐसे बहुत लोग हैं। तो उनको सरकार पकड़ती है, पकड़ने के लिए डाटाबेस तैयार करती है और भी तौर तरीके अडॉप्ट करती है। तो सरकार को चाहिए कि अपना टैक्स का दायरा जो है बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैप्चर करे। तो ये तरीके हैं आपके फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, सरकारी तरीके। और सरकार का तरीका हो चाहे आपके घर का तरीका हो, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे, आप अपने आप को अपने घर का अर्थशास्त्री समझ लीजिए और क्या क्या घर में माँ बाप भाई बहन करते हैं और आप करते हैं उसको याद करिए, तो ये सब चीज़ें खटाखट याद हो जाएगी। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, चाहे प्री में कितना घुमा के ऑप्शन दे दे 8-10, आप आराम से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मेंस में अगर आ गया तो टर्म याद है जैसा हमने बताया, अपने आप को रिलेट कर लीजिए अपने घर की अर्थव्यवस्था से और ये फटाफट आप इसका सॉल्यूशन जो है ढूंढ लेंगे। तो ये है भाई कंट्रोल करने के तरीके। आते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, प्रिस IAS ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है, पेड और अनपेड, फ्री, उसको आप यूज करिए। थैंक यू वेरी मच।